हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आभा जब अजय के यहाँ पहुंची तो उसे अनन्या का बर्ताव आम बच्चों की तरह नहीं लगा। उसे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उसने ये सब के बारे में अभी ज्यादा नहीं सोचा। इतने में प्रिया आभा के लिए नाश्ता और पानी लेकर आती है, जिससे प्रिया बोलती है, मेरे पास इतना समय नहीं है, प्लीज आप मुझे पहले उपाय बताएं कि मैं उस घर से कैसे निकल सकती हूँ। इस पर प्रिया बताती है कि मैं समझ सकती हूँ, मगर ये इतनी भी छोटी बात नहीं है कि जो एक पल में ही खत्म हो जाए। इस पर प्रिया बोलती है, ठीक है आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरा परिवार घूम रहा है अभी। और ऐसा बोलते हुए आभा रोने लगती है, जिस पे प्रिया उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। इस पे प्रिया उसको बताती है कि तुम्हारे आने के 5 साल पहले हम भी उस घर में गए थे। कुछ दिन होने के बाद मुझे भी आंगन में अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी, और ऑफिस के काम के कारण ये ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। मैं मन को जैसे तैसे अपना वहम में करके ये चीज़ें टाल देती थी, और यही करते करते 1 साल बीत गए थे। घर में आने वाला हमारा दूसरा परिवार था। इसके पहले उस घर में एक परिवार रहता था जो लगभग 10 साल वहाँ रहा था। उनके जाने के बाद हम वहाँ रहने गए थे। जैसे तुम वहाँ पे मजबूरी में रहने गई थी, हम भी वैसे ही मजबूरी में वहाँ पहुँचे थे। बेमौसम अमरूद के पेड़ पे अमरूद दिखने लगते थे। मुझे भी कुछ अटपटा सा लगता था। जब तक मैं समझती कि कुछ गलत है, एक दिन अनन्या ने पेड़ से अमरूद तोड़कर खाना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा नहीं खा पाई थी, मैंने उसके हाथ से अमरूद फेंक दिया था, मगर उसके बाद से अनन्या बहुत गुमसुम सी रहने लगी थी। मैंने कई डॉक्टर को दिखाया, पर सभी बोलते थे अनन्या ठीक है, पर मुझे वो सही नहीं लगता था। इसलिए मैं एक दिन उसे अपने गुरुजी के पास लेके गई। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेमौसम अमरूद दिखना कोई सामान्य बात नहीं है। परिवार की भलाई चाहती हो तो जितनी जल्दी हो सके उस घर से निकल जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए वहीं की होकर रह जाओगी। अगर गुरुजी को इतना पता था, उन्होंने अनन्या को एकदम ठीक क्यों नहीं किया? इस पर प्रिया उसको बताती है, पहले तो वो सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थी और छत को देखती रहती थी, मगर गुरुजी की कृपा से कम वो आज पढ़ने लिखने लगी है, मुझे और अपने पापा को पहचानने भी लगी है। और गुरुजी ने कहा कि अनन्या तभी ठीक हो सकती है जब उस घर में रहने वाली आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आभा का दिमाग चलना एकदम बंद हो गया था, क्योंकि जब उसने पूजा के बारे में सोचा तो वो भी एकदम चुप सी हो चुकी थी, मगर बेटे अनय के कारण उसका ध्यान पूजा पे इतना नहीं गया था। अब आभा और भी घबरा रही थी। प्रिया अब तुम बताओ, मैं ये सब कैसे ठीक कर सकती हूँ? इस पर प्रिया बोलती है कि सिर्फ तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकती हो। मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ? तुम चाहो तो गुरुजी से मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। इस अभी भी आभा को प्रिया पे पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। वो पूछती है, मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूँ? फिर तुम इतना पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पास है ना। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो आभा, इतना आसान नहीं होता किसी पर यकीन करना, मगर ये सच है, तुम्हारी मदद भी मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। कैसा स्वार्थ? आभा ने पूछा। जैसे तुम अपने परिवार को उस घर से निकाल नहीं पा रही हो, ठीक उसी तरह मैं भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। ये बोलते हुए प्रिया भी रोने लगती है, जिस पर आभा उसको शांत करवाते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हारे घर तक आई हूँ तो इसका जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। हम दोनों मिलकर जरूर सब ठीक कर लेंगे। चलो एक काम करते हैं कि अपन गुरुजी को संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हाँ जरूर, ठीक है, हम गुरुजी से अभी बात कर लेते हैं। ऐसा बोलते हुए प्रिया गुरुजी को फोन लगाती है। प्रिया जैसे ही गुरुजी को फोन लगाती है, आभा के साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में उनको बताती है और उनसे मिलने के लिए निवेदन करती है। अब इससे भाग्य कहो या प्रभु की इच्छा, गुरुजी उसी और आ रहे थे और हमसे मिलने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। इस पर आभा प्रिया से पूछती है, क्या गुरुजी को तुम्हारे घर का एड्रेस पता है? इस पर प्रिया बोलती है, हाँ, क्योंकि जब तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, हमें अनन्या की सुरक्षा के लिए हर महीने हवन करना पड़ता है। आभा बोलती है, जब तुम्हें सब कुछ इतना पहले से पता था तो तुमने किसी को क्यों नहीं बताया?
कम से कम वहाँ पे हम जाने से तो बच जाते। और तुम जब वहाँ से निकली थी तो उसका कुछ समाधान करके निकलती। इस पर प्रिया अजय की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है कि कौन मानता मेरी बात को? क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारी बात मानी थी पहली बार में? और कोई भी पड़ोसी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इस पर आभा बोलती है, हाँ शायद तुम सही कह रही हो, इसलिए अब सिर्फ ऊपर वाले से ही प्रार्थना की जा सकती है। अब उसकी जो मर्जी होगी वो होकर ही रहेगा। आभा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए प्रिया को बोलती है। गुरुजी प्रिया के यहाँ पे आ जाते हैं और दोनों बिना देर के गुरुजी को लेकर आभा के यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही आभा प्रिया गुरुजी के साथ आभा के घर की तरफ आते हैं, आभा देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर जाने लगती है पर गुरुजी अंदर नहीं जा पा रहे थे। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो राजेश, अनय और पूजा को ढूंढने लगती है पर पूरे घर में उसको कोई नहीं मिलता है। इस पर वो दौड़कर गुरुजी के पास आती है और दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए गुरुजी से बोलती है, गुरुजी कुछ कृपा कीजिए, कुछ तो कीजिए, कोई नहीं दिख रहा है घर पर। इस पर गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे रहती हुई आत्मा शायद बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। अब मेरे मंत्र भी उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करें गुरुजी, इसका कोई तो हल होगा। शांत हो जाइए, मेरे भी गुरु हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, उनके पास जरूर इसका कुछ ना कुछ हल होगा। जैसे ही गुरुजी ने अपने से बड़े गुरुजी को फोन लगाया और उनसे यहाँ आने की विनती करते हैं। बड़े गुरुजी बोलते हैं, ठीक है, मैं आज तो नहीं आ सकता, आज मैं कहीं और हूँ, मैं कल आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो फ़ोन रख देते हैं। गुरुजी ने अपने कंधे पर लटकते हुए थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली, उस पे मंत्र पढ़ते हुए मुझे देते हैं और कहते हैं कि अपने पास ही रखना। माना अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं किया है, लेकिन वो एक आत्मा है, वो किसी का भी कुछ भी कर सकती है, इसलिए आज रात जैसे भी बीते उसको काट लेना। मैं और गुरुजी कल सुबह यहाँ पे आते हैं। ऐसे कहते ही गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। आभा फिर से सबको पुकारने लगती है मगर फिर से उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। वो आंगन की तरफ जाती है, आंगन का दरवाज़ा खुला हुआ था। आभा जैसे ही आंगन में पहुंचती है, वो देखती है राजेश अमरूद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, जबकि दोनों बच्चे उसके चारों तरफ घूमते हुए खेल रहे थे। आभा जैसे ही ये देखती है बेचैन हो उठती है और राजेश को उठाने की कोशिश करती है। इस पर आभा बोलती है कि तुम दोनों कब से यहाँ पर हो और पापा को क्या हुआ? पूजा एकदम चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई थी, जबकि अनय अपने पापा को एकदम खा जाने वाली नजर से देख रहा था। आभा ने जब अनय को अपने पास बुलाया तो वो उससे दूर भागने लगा। पूजा बेटा जाकर अंदर से पानी ले आओ। आभा ने राजेश के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, लेकिन राजेश जैसे टस से मस न हुआ। तभी आभा पूजा को अपनी गोद में बैठाते हुए पूछती है कि क्या हुआ बेटा, पापा को कुछ तो बताओ। इस पर पूजा बताती है कि भैया ने पापा को जोर से आंगन में घसीटा और गोल गोल घुमाकर यहाँ पे गिरा दिया। जब पापा बोलते कि मुझे दर्द हो रहा है तो भैया बहुत खुश हो रहा था। जब तक पापा जमीन में लेट नहीं गए तब तक भैया उन्हें घुमाता ही रहा और तब से पापा यहाँ पे सो गए तो और भैया ताली बजाते हुए उछलने लगे। तभी से हम दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं। तब सुनते ही आभा को समझ में आ गया कि अनय अभी अपने वश में नहीं है। इस पर आभा अनय से पूछती है कि तुमने ये सब क्या किया? इस पर अनय बोलता है कि मुझे खेलना था, मजा आ रहा था मुझे। इस पर आभा अनय को अपने पास बुलाती है और अनय वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच आभा ने ध्यान दिया कि पूजा चुपचाप फिर से खड़ी हो जाती है, पर उसने एक चीज और देखी कि जैसे ही वो पूजा के पास जाती वो नॉर्मल हो जाती और वो जैसे ही पूजा से दूर होती वो चुप चुप और सहमी सी हो जाती थी। आभा राजेश को उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। इस पर अनय आकर बोलता है कि माँ मुझे भूख लगी है। इस पर आभा उठ के किचन की तरफ जाती है और पूजा को बोलती है कि पूजा अपने पापा के पास बैठो और यहाँ से हिलना मत, मैं जल्दी से जाकर तुम लोग के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। वो जल्दी से जाकर कुछ बनाकर आंगन में ले आती है। अनय और पूजा फिर से राजेश के चक्कर काटने लगते हैं और खेलने लगते हैं। इस खेल में ना जाने अनय को क्या अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। आभा को देखकर अनय फिर से उससे दूर भाग जाता है।
आभा राजेश के पास जाके बैठ जाती है और पूजा को अपनी गोद में बैठाकर खिलाने लगती है। इसी बीच आभा ने ना जाने कितने बार अनय को बुलाया, पर वो आभा के पास आने को जैसे तैयार ही नहीं था। आभा पूजा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है और अनय दूर खड़े होकर ललचाई नजरों से लगातार उन्हें देख रहा था, लेकिन वो आभा के पास नहीं आना चाहता था। आभा की ममता नहीं मान रही थी। वो बार बार अनय को पास जाकर उसे खिलाने की कोशिश करती, लेकिन अनय उससे उतनी ही दूरी बना लेता। आभा ने फिर से अनय के पास जाने की कोशिश की। तभी उसका ध्यान उसके पल्लू से बंधे हुए उस शीशे की तरफ जाता है। अब आभा को समझ में आ गया था कि अनय उससे दूर क्यों भाग रहा है और पूजा उसकी गोदी में आते ही सामान्य क्यों हो जा रही थी। अब वो समझ चुकी थी कि वो जब तक राजेश के पास रहेगी, राजेश भी सुरक्षित है। अभी रात हो रही थी। आभा पूजा को अपनी गोदी में सुला रही थी और एक हाथ राजेश के सिर पे रखी हुई थी। उसे बस अपना पुराना टाइम याद आ रहा था कि कितना अच्छा परिवार था मेरा, जहाँ पे दोनों बच्चे आंगन में खेलते थे। राजेश की अच्छी खासी नौकरी थी और हमारा अच्छा खासा संसार चल रहा था। ना जाने किसकी नजर लग गई और सब कुछ बिखर गया। कि अचानक उठकर अनय बोलता है कि माँ, मुझे भूख लगी है। इस पर आभा जल्दी से किचन की तरफ जाती है और अनय के लिए खाना लेकर आती है। वापस आकर उसने जो देखा, उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अनय अपने पापा के ऊपर बैठा हुआ था और उनका गला दबा रहा था। बेहोश होने के बाद भी राजेश का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। इस पर आभा चिल्लाते हुए बोलती है, अनय छोड़ो पापा को, ये क्या कर रहे हो। आभा की आवाज सुनते ही अनय फिर से दूर भाग जाता है। आभा थाली अनय की तरफ खिसकाती है तो अनय दोनों हाथों से खाना खा रहा था। खाते ही अनय आंगन के दरवाजे पर जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आभा अनय को बुलाने जाती है। इस समय रात के 3 बज रहे थे। आभा ने जैसे ही अनय को बुलाया, अनय बहुत गुस्से से आभा की तरफ देखने लगता है, मानो जैसे अनय की शक्तियां बढ़ती जा रही हो। अमरूद का पेड़ जो प्रकृति का एक खूबसूरत वरदान है, मगर आज वही पेड़ आभा के लिए एक श्राप बना हुआ था। आभा पूरे टाइम सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी और बीच बीच में कांपती हुई आवाज से अनय को आवाज लगाती। इस पर अनय गुर्राते हुए बोलता कि मुझसे दूर रहना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आभा जैसे ही काम से अंदर जाती है, मौका पाते ही अनय फिर से राजेश पे हमला कर देता है। इस पर अनय राजेश को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आभा पास जाती है तो अनय एकदम से उससे दूर हो जाता है, पर इस बार अनय और राजेश के बीच में दूरी कम होती जा रही थी, मानो रात होते होते अनय की शक्तियां बढ़ रही थी और अनय का वहां रहना आभा को अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आभा राजेश का हाथ पकड़ के और पूजा को गोदी में लेके बैठी हुई थी। अब उसकी हिम्मत एकदम टूटती जा रही थी। अब उसे बस किसी चमत्कार का ही इंतजार था। और बीच बीच में अनय बोलता, माँ चलो ना यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन के आभा अनय के पास भी जाना चाहती थी, पर जाते हुए भी उसके पास नहीं जा सकती थी। ऐसे ही बैठे बैठे आभा की सारी रात निकल जाती है और सुबह होने लगती है। सूर्य की पहली किरण ने मानो आभा के अंदर एक नई जान डाल दी हो और अनय की शक्तियां भी अब कम होती जा रही थी। पूजा अभी भी सो रही थी और राजेश बेहोश था। इसे देखकर आभा को बहुत फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि आज वो राजेश को खो देगी। अब उसे बस गुरुजी के आने का इंतजार था। अब वही कुछ चमत्कार कर सकते हैं कि अचानक दरवाजे पे एक दस्तक होती है। क्या दरवाजे पर गुरुजी है? अगर हाँ, तो क्या गुरुजी राजेश को बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहें अगला भाग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।